सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, पिछली कक्षा में हमने बात की थी जनसंख्या वृद्धि की अवस्थाओं की। आज हम बात करते हैं आपसे इस कक्षा में जनसंख्या घनत्व की। देखिए, जनसंख्या घनत्व जनसंख्या घनत्व क्या होता है? जनसंख्या घनत्व, देखिए इसकी साधारण सी एक परिभाषा जान लीजिए। जन घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर स्थान पर निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या के अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। परिभाषा सामान्य सी परिभाषा है। किसी एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या के अनुपात को जनघनत्व कहते हैं। देखिए, किसी एक वर्ग किलोमीटर कोई निश्चित स्थान है, उस निश्चित स्थान में जितने व्यक्ति रहते हैं उन व्यक्तियों की संख्या बटा क्षेत्रफल गुणा 100 के अनुपात को क्या कहते हैं? जनघनत्व कहते हैं। यानी वो कितने लोग वहाँ पर रहते हैं वह उनका अनुपात है। मान लो हम एक अलवर क्षेत्र की बात करें तो अलवर के एरिया में या अलवर ज़िले में या अलवर शहर की बात करें प्रॉपर हम, या अलवर पूरे ज़िले की बात करें तो अलवर ज़िले की जो सीमा है, उस अलवर ज़िले की सीमा के अंदर जो लोग रहते हैं उनका क्षेत्रफल के साथ में अनुपात बनाना क्या कहलाता है? जनघनत्व कहलाता है। तो अब हम पूरे भारत की बात करें, चाहे राजस्थान की बात करें, चाहे हम पूरे वर्ल्ड की बात करें, जनघनत्व की एक ही परिभाषा होगी। किसी निश्चित वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या के अनुपात को जनघनत्व कहते हैं। या किसी स्थान पर या किसी निश्चित क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या के अनुपात को जनघनत्व कहते हैं। किसी निश्चित क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या के अनुपात को जनघनत्व कहते हैं। आज हम यहाँ पर इस क्लास में पूरे वर्ल्ड पॉपुलेशन में जनघनत्व की बात करेंगे। तो जनघनत्व की बात करने से हमें पता लगता है कि यहाँ पर जनसंख्या किस रूप में और कैसे रहती है। थोड़ा सा हम जनसंख्या वितरण की बात करेंगे जो कि जनसंख्या घनत्व से ही संबंधित है। देखिए, सामान्य सी बात है, हम लोग देखते हैं कि हमारे पूरे वर्ल्ड में जनघनत्व बहुत ही असमानता से फैला हुआ है। जितने भी लोग हमारी दुनिया में रहते हैं, पृथ्वी पर रहते हैं, उनका वितरण सही नहीं है, असामान्य वितरण है। इसी पृथ्वी पर, इसी दुनिया में एक क्षेत्र ऐसा भी है जो जनविहीन है, एक क्षेत्र ऐसा भी है जहाँ पर 8,000 लोग एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहते हैं। मात्र हम एक शहर की बात करते हैं जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित एक शहर है। मान लो सिंगापुर की अब बात करें तो सिंगापुर का जो जनघनत्व पाया जाता है वो 7,700 कुछ है, 7,781 के आसपास है। तो अब आप लोग अनुमान लगाइए कि एक सिंगापुर जैसे शहर का जनघनत्व कितना है। एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 7,000 व्यक्ति के लगभग निवास करता है। लगभग 8,000 ही मानो, 7,700 के आसपास है तो 8,000 के आसपास ही है। और अब तक तो 8,000 हो भी गया होगा। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार है तो 2020 आ रहा है, 8,000 से भी ऊपर निकल गया होगा।
तो अब आप अनुमान लगाइए कि एक ऐसा क्षेत्र है यूरेशिया का क्षेत्र जहाँ पर 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करता है, 5 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करता है, और एक हमारे मध्य एशिया का क्षेत्र है जहाँ पर 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करता है या 450 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करता है। वहीं पर बहुत ज़्यादा प्राकृतिक असमानताएं भी हमको यहाँ देखने को मिलती हैं कि एक जगह ऐसा है जहाँ पर 50 डिग्री टेम्परेचर तक तापमान पहुँच जाता है, तो दूसरा क्षेत्र एक ऐसा है जहाँ पर -50 डिग्री टेम्परेचर पहुँच जाता है। यानी कि एक दूसरे का बिल्कुल उल्टा है। कहीं लोग ठंड से तरस रहे हैं तो कहीं लोग गर्मी से तरस रहे हैं, गर्मी से दुखी हैं तो कहीं सर्दी से दुखी हैं, कहीं बर्फ़ पड़ रही है, कहीं आग बरस रही है, कहीं वर्षा बहुत ज़्यादा है, कहीं सूखे से पीड़ित हैं लोग बाग। तो एक आप यहाँ पर थोड़ा सा अनुमान लगाइए कि इन्हीं प्राकृतिक असमानताओं के कारण ही हमारे वर्ल्ड में जनसंख्या की भी असमानता है। हमारे यहाँ पर एक जैसा वितरण नहीं है। लोग अपनी सुविधा के अनुसार रहना पसंद करते हैं, अपनी जीवन यापन के अनुसार पसंद करते हैं, अपनी जीविका के अनुसार रहना पसंद करते हैं। आज भी वर्तमान में हम लोग देखने को मिलता है कि बहुत ज़्यादा प्रवसन होता है, प्रव्रजन होता है, प्रवास होता है, माइग्रेट। लोग बाग इतना माइग्रेट करते हैं कि अपनी जीविका के लिए, कि आप लोग भी देख लीजिए अपने गाँवों में, शहरों में, आप लोग आसपास के एरिया में देख लीजिए कि ज़्यादातर शहरीकरण हो रहा है लोग बागों का। लोग बाग शहरों की ओर बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक जनसंख्या वितरण प्रभावित हो रहा है, जनघनत्व प्रभावित हो रहा है। गांव का लोग शहर में आके बस रहा है तो शहर का जनघनत्व बढ़ जाता है, गांव का जनघनत्व कम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हम इन रूप में देखा जाए कि एक समय था जब हमारे देश में 72% जनसंख्या ग्रामीण थी। आज अगर हम आंकड़ों में देखा जाए तो हमारी ग्रामीण जनसंख्या मात्र 60% रह गई है। 40% शहर में लोग निवास करने लगे हैं, जबकि कुछ समय पहले 28% लोग कहाँ निवास करते थे? शहरों में निवास करते थे, और मात्र 28% और 72% गाँव में निवास करते थे, जो आज 40-50 का अनुपात रह गया है ये। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जनघनत्व अपने आप में पढ़ना बहुत अति आवश्यक है। इन चीज़ों को पढ़ें कि जिससे हम लोग इन चीज़ों को जान सकें, अगली पीढ़ियां हमारी इन चीज़ों को जान सकें कि कहीं संसाधनों की कमी गांवों में भी नहीं है, लेकिन इन चीज़ों को अगर गांवों तक भी विकसित किया जाए हमारी सरकारों के द्वारा, तो यह जो शहरों पर बोझ है, जो शहरीकरण बढ़ रहा है, ये रुक सकता है। जब इन चीज़ों का ज्ञान बच्चे को होगा, जनघनत्व का ज्ञान बच्चे को होगा, जनसंख्या वितरण का ज्ञान बच्चे को होगा, तो निश्चित रूप से वो आगे की पीढ़ियां आके समझेंगी और हमको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो हम जनघनत्व की बात कर रहे थे। जनघनत्व में एक परिभाषा दी हम लोगों ने, 1 प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या के अनुपात को जनघनत्व कहते हैं। अब यहीं पर हम लोग कई चीज़ों में रूप में देखते हैं जनघनत्व को, तो वो भी एक हमारे कई प्रकार हैं इस जनघनत्व के। तो यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं जनघनत्व में अपने गणितीय घनत्व की। किसकी? गणितीय घनत्व की, जो कि हमारा वही सेम है, नंबर 1 गणितीय घनत्व। जो हम नापते हैं हमारा सेम वही सूत्र होता है इसका, जनसंख्या भाग कुल क्षेत्रफल। जनसंख्या में हम क्षेत्रफल का भाग दे देते हैं। ये हमारा कौन सा घनत्व आ जाता है? गणितीय घनत्व आ जाता है। अब आर्थिक घनत्व हम देखते हैं। आर्थिक घनत्व कैसे निकलेगा भाई? आर्थिक घनत्व में हम लोग देखते हैं कि जनसंख्या भाई जनसंख्या तो रहेगी, लेकिन जनसंख्या में हम कुल क्षेत्रफल का भाग नहीं देंगे, कुल संसाधन का भाग देंगे। कुल संसाधन यानी कि जितने भी संसाधन हैं उन पर जनसंख्या का भार कितना है, वो क्या आ जाएगा?
आर्थिक घनत्व आ जाएगा हमारा कि एक व्यक्ति कितना कमाता है, इन संसाधनों से कितनी आय हमारे यहाँ होती है, तो व्यक्तियों में कितना बढ़ता है, तो कितना आर्थिक घनत्व हमारे देश में आता है हमारे पास। तीसरा हम देखते हैं हमारे यहाँ पर कार्यिक घनत्व। कार्यिक घनत्व। अब कार्य घनत्व में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर जनसंख्या और कृषि भूमि, जनसंख्या और कृषि भूमि, हम बंजर भूमि को नहीं लेंगे, हम बाकी और वनस्पति क्षेत्र को नहीं लेंगे, हम आवासीय भूमि को नहीं लेंगे, यहाँ पर कुल क्षेत्रफल नहीं लेंगे, हम सिर्फ कृषि भूमि लेंगे और फिर जनसंख्या में उसका भाग देंगे, तो निश्चित रूप से हमारा कार्य घनत्व आ जाए। कितने लोग कार्यशील हैं हमारे यहाँ पर देश में, तो कार्यशील का घनत्व भी हम लोग निकाल सकते हैं कि कितने व्यक्ति हमारे यहाँ पर प्रति वर्ग किलोमीटर में कार्यरत हैं, कार्यशील जनसंख्या हमारे यहाँ पर कितनी है। चौथा आता है कृषि घनत्व। कृषि घनत्व, ये कृषि घनत्व में हम लोग टोटल जनसंख्या ना लेके कृषि में संलग्न जनसंख्या, कृषि में संलग्न जनसंख्या भाग कृषि भूमि, कृषि भूमि। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि सिर्फ हम कृषि में जो संलग्न जनसंख्या है उसी को शामिल करेंगे, टोटल जनसंख्या नहीं लेंगे हम लोग। जैसे यहाँ की हम ले रहे थे ना जनसंख्या, टोटल जनसंख्या, तो टोटल जनसंख्या ना लेके हम लोग सिर्फ कृषि में संलग्न जनसंख्या की बात करेंगे और ये हमारा जनघनत्व निकल आता है, यानी कि कृषक जनसंख्या भी बोल सकते हैं इसको हम, कृषक जनसंख्या और कृषि भूमि। अगला जो हमारा जनघनत्व आता है वो आता है पोषण घनत्व। कौन सा? पोषण घनत्व। पोषण घनत्व, सर इनमें स्याही नहीं, बिल्कुल हाँ, पोषण घनत्व की बात करते हैं। हाँ देखिए, पोषण घनत्व की बात करते हैं तो पोषण घनत्व में हम लोग देखते हैं टोटल जनसंख्या, यहाँ पर कुल जनसंख्या आ जाएगी प्लस भोज्य पदार्थ यानी कृषि फसलें, यानी कि खाद्य फसलें, खाद्य फसलों का क्षेत्र, ये पोषण घनत्व है। यानी जिन पर हम खाद्यान्न उगाते हैं, सिर्फ खाद्यान्न, उनका क्षेत्रफल का भाग हम टोटल जनसंख्या में देंगे, तो निश्चित रूप से हमारा पोषण घनत्व निकल के आएगा। अगली हम बात करते हैं हमारे यहाँ पर घनत्व की, तो वो आता है जनघनत्व। तो जनघनत्व में टोटल आपने देख लिया, वही गणितीय घनत्व की बात कर लो, चाहे हम टोटल हमारे जनसंख्या घनत्व की बात कर लेते हैं। तो यही 5 बिंदु हमारे बनते हैं जनघनत्व के, एक 5 प्रकार बनते हैं। इनसे हम लोग देखते हैं कि हमारे दुनिया में या हमारे क्षेत्र में या पूरे वर्ल्ड में अगर हम जनघनत्व निकालें तो कितने संसाधन हमारे पास हैं, कितनी जनसंख्या हमारी कृषि में संलग्न है, कितनी जनसंख्या हमारी कार्यशील है, कितने हमारे पास संसाधन हैं, कितने हमारे पास फसली क्षेत्र है, कितने हमारे पास टोटल क्षेत्रफल है, ये सारी चीज़ें निकल के आती हैं। तब हम एक पूरा एक डाटा बनाते हैं और तैयार करते हैं कि हमारे पास इतने संसाधन हैं। देखिए, आज हम अगर देखें और बात करें तो हमें पता लगता है कि विश्व में जो जनघनत्व 2015 की अगर हम बात करें तो 2015 में हमारे विश्व का जो जनघनत्व था वो 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। कितना था? 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था 2015 में जनघनत्व। एशिया का जो जनघनत्व था वो 116 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। देखिए, यहाँ लिख देता हूँ मैं आपको, हमारे यहाँ पर 2015 की बात करें तो यहाँ पर विश्व का जनघनत्व कितना था? विश्व जनघनत्व 2015
वो था 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी पूरे विश्व का जो जनघनत्व था 2015 में वो 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। उसके बाद एशिया में 116 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नंबर 2 यूरोप में 32 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अफ्रीका में 27 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उत्तरी अमेरिका में देखिए यहाँ पर उत्तरी अमेरिका में 16 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और दक्षिण अमेरिका में 20 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी ये हमारे पास आंकड़े हैं 2015 के। पूरे अगर वर्ल्ड में देखा जाए तो हमारे पास ये आंकड़े निकल के आते हैं और फिर हमें पता लगता है कि पूरे विश्व का जनघनत्व कितना था और कितना आगे आ सकता है। यानी कि जब भी अगले डाटा हमारे पास आएंगे तो हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो फिलहाल के जो डाटा हमारे पास उपलब्ध हैं वो 2015 के डाटा उपलब्ध हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन के। तो उसमें जो जनघनत्व निकल के आता है वो ये निकल के आता है। अब इसके अलावा अगर हम पूरे वर्ल्ड में और भी बात करें तो जैसे सिंगापुर जैसे शहर की बात करें या एक अमेरिका के न्यूयॉर्क जैसे शहर की बात करें तो उनमें जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इतना जनघनत्व मिलता है देखने के लिए तो एक असमानता हमें जाहिर होती है कि कितना असमान प्रवृत्ति हमारी इस पॉपुलेशन में पाई जाती है पूरे वर्ल्ड में, कि हमें जनसंख्या घनत्व का भी हमें ये रेशो पता नहीं होता कि कहाँ एक तो 8000 जनघनत्व और कहाँ एक 16 व्यक्ति, 20 व्यक्ति, 27 व्यक्ति, 32 व्यक्ति। तो ये प्रति वर्ग किलोमीटर हमें यहाँ देखने को मिलता है। इसी श्रृंखला में अगर हम भारत की बात करें तो भारत में भी अगर हम जनगणना की बात करें तो भारत का जनगणना 2011 में हमारे यहाँ जनगणना हुई थी। तो 2011 में हमारे यहाँ 165 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था भारत में। हाँ, तो हम भारत की बात करते हैं तो भारत में जो जनघनत्व था वो 2001 में 165 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, जो 2011 में बढ़कर 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया। अब 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के साथ साथ अगर हम यहीं पर भारत में अगली श्रृंखला की बात करें, सर्वाधिक जनघनत्व किस राज्य का है तो वो है बिहार। कौन सा है? बिहार। और बिहार का जनघनत्व कितना है हमारे पास? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी कि बिहार का जनघनत्व हमारे पास 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निकल के आता है। यही दूसरे अगर हम शहर स्टेट्स की बात करें वो बंगाल है, और बंगाल का जनघनत्व हमारे पास है 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी कि हमारे भारत में सबसे अधिक जनघनत्व वाले जो स्टेट्स हैं वो बिहार और बंगाल हैं। यानी कि सर्वाधिक जनसंख्या हमारी यहाँ पर मिलती है। यहाँ क्षेत्रफल कम है और जनसंख्या अधिक है। आप लोगों ने देखा भी होगा, सुना भी होगा कि सर्वाधिक जो मजदूर वर्ग हम देखते हैं, हमारे यहाँ भी बहुत सारी जगह देखते हैं तो बिहार से लोग बाग आते हैं। हमारे शहर में भी बिहारी बंगाली लोग बहुत सारे मिल जाएंगे हमारे यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर मजदूरी भी सस्ती है। तो सस्ती मजदूरी होने के कारण वो इन और स्टेट्सों की ओर ज़्यादातर प्रवास करते हैं, जिससे उनको अधिक मजदूरी मिल सके, क्योंकि वहाँ पर मजदूरी की कीमत बहुत कम है। मजदूरी दर, गवर्नमेंट मजदूरी दर भी वहाँ पर कम है। तो इसलिए हम देखने को मिलता है कि ये भारत का हमारा जनघनत्व है। और अगर हम सबसे कम कम वाले की बात करें, यानी कम, भारत में सबसे कम जनघनत्व कहाँ है तो वो मिलता है हमको अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में। अब अरुणाचल प्रदेश में जनघनत्व कितना है? वो है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना है? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। आप लोग नोट करते रहना इनको।
अरुणाचल प्रदेश में जनघनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और दूसरे नंबर पर है मिजोरम। और मिजोरम का है 52 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। आप लोग दोबारा भी क्लास देखना एक बार, जब अच्छे से नोट करना इन सारी चीज़ों को, या बैक करके भी आप लोग इन चीज़ों को नोट कर सकते हैं। तो ये एक हमारे भारत का जनघनत्व की अगर हम बात करते हैं तो सबसे अधिक जनघनत्व किसका है, सबसे कम जनघनत्व कितना है, तो ये हम लोगों ने देखा। अगर हम राजस्थान की बात करें इसी श्रृंखला में, तो राजस्थान में भी हम लोग देखते हैं कि राजस्थान का जनघनत्व कितना है, तो वो हमें देखने को मिलेगा। हम राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान की, तो राजस्थान में जनघनत्व देखिए, सॉरी एक बार, ये भारत का जो जनघनत्व लिखाया था मैंने वो 165 नहीं था, वो 382 है, 382। ये एक बार आप लोग थोड़ी सी एक छोटी सी मिस्टेक है वो आप लोग सही कर लें, क्योंकि वो जो डाटा था वो राजस्थान का डाटा था, जो आप लोगों को एक मिस्टेक के रूप में देखने को मिलेगा। तो आप लोग यहाँ पर इस चीज़ को सही कर लीजिएगा कि भारत का जो जनघनत्व है 2011 का वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। हाँ, एक बार थोड़ा सा दोबारा से रिमाइंड कर लीजिएगा कि 2011 का जो भारत का जनघनत्व है वो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। और अब हम राजस्थान के जनघनत्व की बात करें तो राजस्थान का जो जनघनत्व हमको देखने को मिलता है वो हमें मिलता है 2001 की जनगणना के आधार पर 165 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और 2011 के आधार पर 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद में अगर हम सर्वाधिक की बात करें, सर्वाधिक घनत्व जयपुर, सर्वाधिक घनत्व किसका है, जयपुर का, और उसके बाद दूसरे नंबर पर भरतपुर का। जयपुर का जो जनघनत्व है वो है 598 और जो भरतपुर का है वो है 503 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगर सबसे कम की बात करते हैं, कम जनघनत्व, वो है नंबर 1 जैसलमेर। जैसलमेर 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और दूसरे नंबर पर बीकानेर का है, और बीकानेर का जनघनत्व है 78 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये हमारे डाटाज हमारे पास हैं जो आपको सारे बता दिए गए हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन से संबंधित आप लोगों को ये पूरे विश्व के आंकड़े और अपने राजस्थान के आंकड़े और भारत के आंकड़े, एक छोटी सी मिस्टेक हुई है वो आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, उस चीज़ को मैंने सही करा दी है। अब आगे हम बात करते हैं कि वर्ल्ड में जो सर्वाधिक जनघनत्व है वो किस देश का है। वो है बांग्लादेश, 1088 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। विश्व में सबसे अधिक जनघनत्व बांग्लादेश, 1088 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये हमने एक घनत्व की बात करी। अब हम थोड़ा सा इन पूरे विश्व को हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं जो जनसंख्या के रूप में हमने किया है। तो वो 5 भाग बनाए हैं हमने और उन 5 भागों की बात करेंगे। देखिए, सबसे अधिक जनघनत्व वाले क्षेत्र, अब सबसे अधिक जनघनत्व वाले क्षेत्र, एक अधिक जनघनत्व वाले क्षेत्र यानी कि
अत्यधिक जनघनत्व वाले क्षेत्र, और नंबर 2 अधिक जनघनत्व वाले क्षेत्र, और नंबर 3 सामान्य जनघनत्व वाले क्षेत्र, चौथा कम जनघनत्व वाले क्षेत्र, और 5वां जनविहीन क्षेत्र। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, नंबर 1 अत्यधिक जनघनत्व वाले क्षेत्र, यानी कि यहाँ का घनत्व 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक। ये अब यहाँ का जो जनघनत्व है वो 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक देखने को मिलेगा आपको। अब इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? नंबर 1 इसमें आता है पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी एशिया, पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी एशिया। नंबर 2 मध्यवर्ती यूरोप, मध्यवर्ती यूरोप। नंबर 3 लिखते हैं पूर्वी उत्तरी यूएसए, पूर्वी उत्तरी यूएसए, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसकी फुल फॉर्म है यूएसए की। ये चीज़ हमें यहाँ पर इस अत्यधिक जनघनत्व वाले क्षेत्र में मिलती हैं, यानी कि पूरी दुनिया में सबसे अधिक अगर जनघनत्व की बात करेंगे हम तो वो है पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी एशिया। पूर्वी एशिया में हम लोग जापान वगैरह को भी शामिल करेंगे, चीन को भी शामिल करेंगे, और अपने जो मलेशिया, थाईलैंड, बैंकॉक वगैरह ये जो शहर हैं इन सब लोगों को, सभी देशों को हम शामिल करेंगे। ये एरिया आता है मध्यवर्ती यूरोप में हम लोग नॉर्वे, फिनलैंड और लंदन इनको शामिल करेंगे, और उत्तरी पूर्वी यूएसए में हम जो शहर हैं जैसे न्यूयॉर्क है, वॉशिंगटन है, ये जो शहर हैं उनको शामिल करेंगे हम। तो एक इन क्षेत्रों में जो अत्यधिक जनघनत्व वाला क्षेत्र है वो ये बनता है। और यहाँ का जो मुख्य कारण है अत्यधिक जनघनत्व का, उसकी भी बात कर लेते हैं। क्या कारण है कि यहाँ पर जनघनत्व अधिक पाया जाता है? यहाँ का एक तो मुख्य कारण है औद्योगिक विकास। औद्योगिक विकास, यहाँ का औद्योगिक विकास बहुत पहले हो गया था और आज यहाँ का औद्योगिक विकास एक अपने चरमोत्कर्ष पर है। बहुत अधिक यहाँ पर औद्योगिक विकास है। दूसरा यहाँ पर मिलता है हमको परिवहन। यहाँ का परिवहन व्यवस्था है वो भी बड़ी सुदृढ़ परिवहन व्यवस्था है और सस्ता परिवहन है। यहाँ जल परिवहन की भी बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं। और अगला है खनिज संसाधन। यहाँ खनिज संसाधनों की भरमार है। ये हमारा एक अत्यधिक जनघनत्व का क्षेत्र बनता है। नंबर दूसरा बनता है हमारा अधिक जनघनत्व का क्षेत्र। अधिक जनघनत्व का क्षेत्र, इसका जो क्षेत्रफल घनत्व बनता है वो है 100 से 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 100 से 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और इसमें जो क्षेत्र आते हैं वो है दक्षिण पूर्वी यूरोप। नंबर 2 उत्तरी मध्य यूएसए, उत्तरी मध्य यूएसए। नंबर 3 दक्षिण भारत। भारत का जो दक्षिण एरिया है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा वाला जो क्षेत्र है वो पूरा इसी के अंतर्गत आता है। और दक्षिण ऑस्ट्रेलिया।
दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, ये हमारा अत्यधिक जनघनत्व का क्षेत्र बनता है। यहाँ भी अत्यधिक जनघनत्व इसीलिए है कि यहाँ औद्योगिक विकास, परिवहन तंत्र यहाँ ज़्यादा है, शिक्षा की व्यवस्था भी यहाँ बहुत अधिक है, जिससे लोग बागों में बहुत ज़्यादा जागरूकता है और एक स्वयं के कार्य पर विशेष रूप से यहाँ के लोग बल देते हैं। इसलिए अत्यधिक विकास का कारण यहाँ मुख्य जनसंख्या का शिक्षित होना है। अपना तीसरा बनता है जो क्षेत्र बनता है हमारा सामान्य जनघनत्व वाला क्षेत्र, सामान्य जनघनत्व का क्षेत्र। अब सामान्य जनघनत्व के क्षेत्र में क्या होता है, यानी कि यहाँ का जो जनघनत्व बनता है वो है 10 व्यक्ति से 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 10 व्यक्ति से 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और यहाँ पर एशिया, संपूर्ण एशिया, संपूर्ण यूरोप, अफ्रीका, संपूर्ण अफ्रीका और संपूर्ण दक्षिण अमेरिका, संपूर्ण दक्षिण अमेरिका, ये हमारे यहाँ पर क्षेत्र बनते हैं। मुख्य रूप से यहाँ का जो जनघनत्व कम है वो इसलिए है कि यहाँ पर रोजगार के संसाधन नहीं है, यहाँ पर पशुचारण अत्यधिक, कृषि, देखो पशुचारण अत्यधिक, कृषि, वानिकी, ये मुख्य रूप से यहाँ रोजगार के संसाधन हैं, यहाँ काम होता है। आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको मिटाऊंगा क्योंकि अगला पार्ट मुझे बताना है कम जनघनत्व वाला क्षेत्र और एक जनविहीन क्षेत्र। हाँ, तो देखिए ये एक अपने आप में क्षेत्र बनता है हमारा। अगले क्षेत्र की बात करते हैं तो वो निकलता है हमारा चौथा, कम जनघनत्व का क्षेत्र। कम जनघनत्व का क्षेत्र, इसका जो जनघनत्व है वो है 1 से 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यहाँ का जो मुख्य क्षेत्र है, यहाँ के जो मुख्य रूप से सूडान, लीबिया, मालागासी। चौथा अपना बनता है कनाडा, पेरू, इक्वेडोर, कनाडा, पेरू, इक्वेडोर, ये मुख्य रूप से हमारे क्षेत्र हैं। देखिए मालागासी आप लोगों ने नाम नहीं सुना हो तो इसका दूसरा नाम है मेडागास्कर, जो दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप है उसके पूर्वी भाग में छोटा सा क्षेत्र है, समुद्री द्वीप है, पूरा एक स्वयं का राज्य चलता है, दक्षिण अफ्रीका से बिल्कुल अलग है, वो अलग सरकार है वहाँ की, तो वो मेडागास्कर क्षेत्र बनता है, उसको मालागासी द्वीप भी बोलते हैं। तो ये क्षेत्र जो बनते हैं हमारे, इनमें बहुत कम जनघनत्व का क्षेत्र है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं पेरू, इक्वेडोर, ये सब एक मरुस्थलीय क्षेत्र हैं और मरुस्थलीय क्षेत्र होने के कारण यहाँ बहुत अधिक सर्दी बनती है। पेरू जो एरिया है वो ठंडी जलधारा का क्षेत्र बनता है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है। इक्वेडोर एक ज्वालामुखी निर्मित क्षेत्र है और पूर्ण रूप से ज्वालामुखी से बना हुआ एक पहाड़ है, बहुत ऊंचाई पर है, तो वहाँ भी एक बर्फ़ का क्षेत्र बनता है। तो लीबिया, सूडान, ये बिल्कुल बहुत गर्म क्षेत्र हैं, सहारा के रेगिस्तान के अंतर्गत आते हैं, जहाँ पर जनघनत्व वैसे ही बहुत कम पाया जाता है, लोग बाग रहना ही पसंद नहीं करते वहाँ पर। तो ये क्षेत्र हमारे गर्म मरुस्थल के हैं, तो ये क्षेत्र हमारे कनाडा, पेरू, इक्वेडोर, ये ठंडे मरुस्थल के क्षेत्र हैं। तो यहाँ पर ठंडा मरुस्थल की वजह से लोग बाग कम रहते हैं, या गर्म मरुस्थल की वजह से लोग बाग कम रहते हैं, एक दूसरे के उल्टे हैं दोनों के दोनों क्षेत्र। उसके बाद अगर हम पाँचवें क्षेत्र की बात करें तो वो है जनविहीन क्षेत्र। जनविहीन क्षेत्र, अब जनविहीन क्षेत्रों में अगर हम बात करें तो वो है
जैसे बहुत ही ज़्यादा जहाँ पर बिल्कुल भी जनसंख्या नहीं पाई जाती, जैसे अति शीत प्रदेश, जहाँ एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम, एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम पाया जाता है। यहाँ के जो क्षेत्र हैं वो है नंबर 1 अति शीत प्रदेश, जैसे यूरेशिया नहीं बहुत अधिक जो ठंडे प्रदेश हैं वो साइबेरिया, टुंड्रा प्रदेश और हिमाच्छादित क्षेत्र, दूसरा हिमाच्छादित क्षेत्र, आर्कटिक प्रदेश, अंटार्कटिका महाद्वीप पूरा। ये हमारे एक कम जनघनत्व वाले क्षेत्र बने थे। आप लोग अच्छे से नोट्स बनाना इनके और अच्छे से इनको पढ़ना। आपको पूर्ण तरीके से मैंने आपको पढ़ाया है, कोई टॉपिक मैंने इसमें नहीं छोड़ा है आपका, और सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। अब है जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक, उसका एक चार्ट बना देता हूँ आपके सामने। वो जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक हो जाएंगे, उनको आप अच्छे से नोट कर लेना। और वैसे सारे कारकों को समझने की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत ही सरल ऐसे कारक हैं जो जनसंख्या घनत्व को, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। वो सारे के सारे आप लोग सभी जानते भी हैं, क्योंकि वो मैंने पहले पढ़ा भी चुका हूँ उनको मैं आपके लिए, तो वो देख लीजिएगा एक बार। जन घनत्व और वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। एक कारक और बनता है हमारा यहाँ पर, नंबर 1 विश्वव्यापी कारक। ऐसे कारक जो पूरे विश्व भर में मौजूद हैं और जो हमारे जनघनत्व को प्रभावित करते हैं, जैसे अवस्थिति, विश्वव्यापी में आ जाएगा अपना अवस्थिति, यानी कि कोई भी स्थान की एक स्थिति। दूसरा यहाँ पर बनता है जलवायु दशा, जलवायु की दशाएं। नंबर 3 कारक बनता है हमारा धरातल, चौथा समुद्र तल से ऊंचाई। अगला देखो अक्षांश और देशांतर, हम लोग इसी में पढ़ लेते हैं, अक्षांश देशांतर, और इन दोनों का एक संयुक्त क्षेत्र बनता है भूमध्य रेखा से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई। ये सब हमारे एक ऐसे कारक है जो पूरे विश्वव्यापी हैं। जैसे जैसे हम लोग उच्च अक्षांशों की ओर जाते हैं, बर्फ़ का क्षेत्र बनता है, तो वो भी एक हमारे जनघनत्व को प्रभावित करता है। जलवायु की दशाएं, जैसे मान लो हवा है या तापमान है, आर्द्रता है, वर्षा है, वो सब हमारे यहाँ प्रभावित करते हैं। जैसे आर्द्रता, जलवायु, वर्षा, ये सभी हमारे जलवायु कारक हैं जो मानव को प्रभावित करते हैं। धरातल का ऊंचा होना, उच्चावच स्थिति, नीचा, मिट्टी की प्रकृति, ये सभी हमारे धरातल के अंतर्गत आते हैं। मिट्टी की प्रकृति, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। और यह ऊंचाई।
अगला कारक हमारा बनता है वो है प्रादेशिक कारक। प्रादेशिक कारक, और प्रादेशिक कारक के अंतर्गत अगर हम पढ़ें तो देखते हैं हम इसके अंतर्गत कौन कौन से कारक आते हैं। वो है भूमि की बनावट, भूमि की बनावट। दूसरा कारक हमारा बनता है यहाँ पर जलापूर्ति, जलापूर्ति। तीसरा मिट्टी। चौथा वनस्पति, वनस्पति। पांचवा खनिज संसाधन। नंबर छठवां ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन। ये प्रादेशिक कारक, विश्वव्यापी कारक। और तीसरा हमारा जो कारक बन रहा है वो है हमारा सांस्कृतिक कारक। सांस्कृतिक कारक। नंबर 1 सांस्कृतिक कारक में आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, उन्नति का स्तर। अगला कारक हमारा राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति। और अगर हम लास्ट कारक की बात करें तो लास्ट कारक हमारा आता है समसामयिक कारक। समसामयिक कारक। और समसामयिक कारकों में हम देखते हैं यानी कि जो एक जस्ट लोकेशन पर जो आधारित कारक होते हैं वो हमारे समसामयिक कारक होते हैं। और समसामयिक कारकों के अंतर्गत आता है जैसे वातावरण की अनुकूलता। नंबर 1 वातावरण की अनुकूलता। नंबर 2 अपना कारक बनता है सामाजिक मान्यताएं, जैसे रीति रिवाज है, रीति रिवाज, खान पान। ये समसामयिक वहाँ की स्थिति पर आधारित होते हैं। जैसे कि मान लो एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, जैसे रीति रिवाज, हमारे बहुत पुराने रीति रिवाज थे जब लोग एक जगह रहा करते थे, लेकिन आजकल रीति रिवाजों का कोई ऐसा प्रश्न नहीं रहा। तो जो लोग जहाँ पर जिस रीति रिवाज के रहते हैं वो लोग वहीं पर अधिक जाना पसंद करते हैं। धार्मिक प्रवृत्ति, धार्मिक कारक भी हमारे इसमें शामिल होते हैं। भाई जहाँ जितने भी लोग धर्म के रहेंगे वहाँ पर वो जाके रहेंगे। तो निश्चित रूप से हम लोग भारत पाकिस्तान का उदाहरण हमारे सामने आता है। और भारत पाकिस्तान में जब लोग एक दूसरे के दूर गए तो ज़्यादातर जो मुस्लिम लोग थे वो पाकिस्तान चले गए और ज़्यादातर जो हिंदू लोग थे वो पाकिस्तान से भारत आ गए। ऐसा ही एक हमें जनसंख्या का वितरण देखने को मिला यरूशलेम में। इजराइल फ़िलिस्तीन में भी एक ये धर्म के आधार पर ही लोग बाग एक दूसरे जगहों पर जाके बसे। तो मुख्य रूप से अगर हम जनसंख्या के वितरण के प्रभावित करने के रूप में माने तो धर्म का भी अपने आप में बहुत बड़ा योगदान होता है। और जहाँ जैसे प्रवृत्ति के लोग रहते हैं वहाँ उनके बीच में वैसी ही प्रवृत्ति के लोग जाना पसंद करते हैं और अपना जीवन यापन करने के लिए तैयार रहते हैं। तो आज मैंने आपके लिए जनसंख्या घनत्व का टॉपिक बताया, जिसमें जनसंख्या घनत्व की परिभाषाएं, जनसंख्या घनत्व के प्रकार, जनसंख्या घनत्व के वितरण के कारक। तो ये बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। अगली क्लास में लिंगानुपात की बात करेंगे। सभी को धन्यवाद।